नमस्कार सभी को। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 7th हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और जो क्वेश्चंस होने वाले हैं वो 44 एमसीक्यूज होंगे और जो चैप्टर है उसका नाम है ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू अ 1000 ईयर्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी के। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, स्कूल एग्जाम की या किसी भी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। Who created the map of Indian subcontinent in 1154 CE? तो आपको बताना है पहली बार भारत का जो मैप बनाया गया था, किसने बनाया था। ये इंडियन सबकॉन्टिनेंट का मैप 1154 सीई में सोचिए बनाया गया है, किसने बनाया। ठीक है, तो ये अल इदरीसी ने बनाया था, तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है इन अल इदरीसी मैप, जो अल इदरीसी का जो मैप बनाया गया था, जो इसने मैप बनाया था उसमें पूछा गया वेयर इज साउथ इंडिया डिपिक्टेड। तो आपको पता होगा जैसे भारत का जो मैप है उसमें साउथ इंडिया कहाँ पर है, भारत के साउथ में ही तो साउथ इंडिया है। ठीक है, तो लेकिन उस समय जो मैप बनाया अल इदरीसी ने वो कहाँ पर बनाया था, मतलब उसमें साउथ इंडिया कहाँ बनाया। तो पहला जो टॉप दिया है बिल्कुल गलत है। यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, एट दी बॉटम इज दी करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूछा गया साउथ इंडिया पूछा गया, तो साउथ इंडिया बॉटम पे नहीं, उल्टा कर दिया था ना उसने, तो एट दी टॉप हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या है, ए ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज एट दी टॉप। ठीक है, तो साउथ इंडिया को कहाँ पर डिपिक्ट किया है वैसे वो साउथ में है, वो मेनली अगर आप देखेंगे बॉटम में, लेकिन जो अल इदरीसी ने जो मैप बनाया है उसमें उसने साउथ इंडिया कहाँ पर दिखाया, ऊपर दिखाया, मतलब टॉप पे दिखाया है अपने मैप पे। अगले पे आते हैं, अगला क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज अ कार्टोग्राफर। अब देखिए कार्टोग्राफर कौन होता है, जो मेनली मैप बनाता है उसी को क्या कहते हैं, कार्टोग्राफर कहते हैं। तो पहला ही ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, पर्सन हु मेक मैप्स इज कॉल्ड कार्टोग्राफर। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, व्हाट लैंग्वेज आर दी प्लेस नेम्स ऑन अल अदरीसी मैप। अब देखिए अल अदरीसी ने जो अपना मैप बनाया है उसमें, क्योंकि आपको पता होगा मैप कोई भी बनता है तो उसमें कुछ ना कुछ प्लेसेस होती हैं। तो जो अल अदरीसी के मैप में प्लेसेस पूछा गया वो किस लैंग्वेज में लिखी हुई है, प्लेसेस का नाम ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो ये नाम से पता चल रहा होगा अल अदरीसी जो है किस में लिखेंगे, वो लिखेंगे अरेबिक में। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, What is one reason why historical records can be difficult to interpret। अब देखिए हिस्टोरिकल रिकॉर्ड अगर आप देखेंगे तो अलग अलग पर्सन अलग अलग तरीके के रिकॉर्ड देते हैं। तो अगर किसी एक पर्सन के हिस्ट्री या मतलब जो उन्होंने किताब लिखी है उसके हिसाब से आप हिस्ट्री को ही जांच लें या मान लें तो वो चीज़ गलत है। क्यों? क्योंकि सेम चीज़ को अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से बताया है। तो वही पूछा गया है, जो भी हिस्टोरिकल रिकॉर्ड हमारे पास हैं उनको इंटरप्रेट करना इतना डिफिकल्ट क्यों बनता है, ये यहाँ पर आपसे पूछा गया है। पहला दिया गया, द हिस्टोरियंस डू नॉट अंडरस्टैंड द लैंग्वेजेस यूज। पहली चीज तो ये है कि क्या हिस्टोरियंस जो है वो लैंग्वेज जो यूज हो रही है उसको नहीं समझ पाते, तो बिल्कुल समझ लेते हैं, तो ये तो गलत है। सेकंड में कहा गया मीनिंग ऑफ वर्ड्स हैव चेंज्ड ओवर टाइम, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्योंकि देखिए कई सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो पहले जिनकी मीनिंग कुछ और होती थी, अब उनकी मीनिंग कुछ और है, तो पहले के हिस्टोरियन ने उसके बारे में कुछ और चीज़ें बताई हैं। आज का जो हिस्टोरियन है या मतलब जो रिसेंट के हिस्टोरियंस हैं उन्होंने उसके बारे में कुछ और बता दिया है। तो इसका मतलब क्या है कि जो मीनिंग है वर्ड की वो क्या हो गई है, चेंज हो गई है। इस वजह से जो हिस्ट्री है उसको इंटरप्रेट करना आसान नहीं होता है। अगले में कहा गया हाउ डिड द टर्म हिंदुस्तान डिफर इन द मीनिंग बिटवीन 13th सेंचुरी एंड अर्ली 16th सेंचुरी। ठीक है, तो देखिए मेनली आपसे क्या पूछा गया, इसमें पूछा गया जो 13th सेंचुरी में हिंदुस्तान का मतलब है और अर्ली 16th सेंचुरी मतलब मेनली आप बाबर का एरा यहाँ पर देख सकते हैं, बाबर हुमायूं इन लोग का एरा है, उसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है। तो इन दोनों में हिंदुस्तान की जो मीनिंग है वो कैसे बदल जा रही है, ये आपको यहाँ पर बताना है। पहला दिया गया इट ऑलवेज रिफर टू होल ऑफ इंडिया, बिल्कुल गलत है। इट इनिशियली रिफर टू साउथ इंडिया बट लेटर इंटायर सबकॉन्टिनेंट, ये भी गलत है। सी ऑप्शन में क्या दिया गया, इन 13th सेंचुरी। देखिए यहाँ पर आंसर दे दिया गया है कि 13th सेंचुरी में इसका मतलब क्या था, हिंदुस्तान का नॉर्थ इंडिया था। लेकिन 16th सेंचुरी में आते आते अगर आप देखेंगे तो ये सब इट रिफर टू सब कॉन्टिनेंट जोग्राफी एंड कल्चर, मतलब जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है उसकी जोग्राफी वो एक तरीके से इंडिकेट कर रहा था और जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का कल्चर है उसको इंडिकेट करने लग गया था। ठीक है, तो ये मेनली है। और 13th सेंचुरी में देखेंगे तो जो नॉर्थ इंडिया है, नॉर्थ इंडिया मेनली अगर आप देखेंगे राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये जो पूरा रीजन था, ठीक है, गंगा दो आपका जो रीजन है, गंगा यमुना का जो रीजन है वो क्या कहलाता था, इंडिया या हिंदुस्तान कहलाता था। ठीक है, अगले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है, व्हाट डिड बाबर्स यूज ऑफ टर्म हिंदुस्तान इंक्लूड। देखिए बाबर ने भी क्या किया है, हिंदुस्तान टर्म को यूज किया है।
तो बाबर के हिसाब से हिंदुस्तान टर्म का मतलब क्या है ये यहाँ पर आपको बताना है। तो देखिए बाबर जो है वो हिंदुस्तान को क्या रिफर करना चाह रहा है, तो जो ज्योग्राफी है यहाँ की, ठीक है, जिस तरीके के यहाँ पर जानवर पेड़ पौधे पाए जाते हैं, कल्चर पाया जाता है, उसके बारे में बाबर बता रहा है। ठीक है, तो सी ऑप्शन, हिंदुस्तान को इसने किस तरीके से इंडिकेट किया, यहाँ की ज्योग्राफी से इंडिकेट किया है, यहाँ के फौना, फौना का मतलब होता है एनिमल्स, ठीक है, उससे इंडिकेट किया गया है, जो कल्चर यहाँ पाया जा रहा है उससे भी इंडिकेट किया है बाबर ने। ठीक है, अगले पे आते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया व्हाट वाज द टर्म फॉर अ फॉरेनर इन मिडीवियल हिंदुस्तान, यहाँ पर होना चाहिए इंडिया, इसको कर देते हैं, चलिए हिंदी नहीं, मिडीवियल इंडिया। ठीक है, तो आपको बताना है कि मिडीवियल इंडिया में फॉरेनर शब्द जो है, ठीक है, इसके लिए कौन सा टर्म यूज होता था। जैसे जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों को क्या कहा जाता था, 1857 की रिपोर्ट में आप देखेंगे उनको कहा जाता है क्या, फिरंगी कहा जाता है। ठीक है, लेकिन मिडिवल इंडिया की बात अगर करी जाएगी तो इनको फिरंगी नहीं कहा जा रहा था, उनको क्या कहा गया, उनको परदेसी कहा गया। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, 8th हो गया, 9th पे आते हैं। व्हाट डिड द टर्म फॉरेनर मीन इन मिडीवियल पीरियड। तो मिडीवियल पीरियड जो है उसमें आपको बताना है फॉरेनर का मतलब क्या होता है। फॉरेनर मतलब पता ही चल रहा होगा, जो हमारे सब कॉन्टिनेंट का है, जो हमारे कंट्री का नहीं है, उसको फॉरेनर कहा जाता है। लेकिन आपसे पूछा गया कि जो मिडीवियल पीरियड था उसमें फॉरेनर का मतलब है। तो देखिए कंट्री का जो शब्द है, कंट्री जो एक तरीके से कह सकते हैं, कंट्री का जो इंपॉर्टेंस है वो हम लोग के एक तरीके से देखा जाए तो रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बाद स्टार्ट हुआ है, या कह सकते हैं कि 1947 में जब हम लोग को आज़ादी मिली उसके बाद स्टार्ट हुआ। उसके पहले भी लेकिन तो था ना। तो उसके पहले फॉरेनर का मतलब क्या था, उसके पहले फॉरेनर का मतलब ये था एनी स्ट्रेंजर हु अपीयर्ड इन गिवन विलेज। तो कोई भी विलेज अगर होता था, ठीक है, कोई भी विलेज में मान लीजिए कोई बाहरी आ जाता था तो उसको क्या कहा जाता था, मतलब वो एक स्ट्रेंजर होता था, उसी स्ट्रेंजर को फॉरेनर कहा जाता था। क्योंकि आपको पता होगा भारत जो था पहले वो कहाँ बसता था, गांव में। आज भी अगर आप देखेंगे अप्रोक्सीमेटली 65 to 70% जो है हमारे यहाँ वो गांव ही है। तो भारत कहाँ बसता है, गांव में। तो अगर किसी गांव में कोई बाहर से आ गया, कोई बाहर का यात्री आ गया, मान लीजिए बाहर से कोई आ गया, तो उसको क्या कहा जाता था, फॉरेनर कहा जाता था। 10वें पे आते हैं, इसमें कहा गया व्हाई डू हिस्टोरियंस नीड टू बी केयरफुल अबाउट द टर्म दे यूज। अब देखिए हिस्टोरियंस को केयरफुल होने की क्यों जरूरत पड़ती है, जो अगर कोई भी टर्म यूज करते हैं तो उनको बहुत ज्यादा केयरफुली उस टर्म को क्यों यूज करना पड़ता है, आपको ये चीज पता ही, अभी हमने आपको बताई। क्योंकि द टर्म हैड डिफरेंट मीनिंग इन द पास्ट। क्योंकि आज के टाइम पे अगर आप देखेंगे तो उस टर्म की मीनिंग बदल चुकी है, पहले के टाइम पे उसकी मीनिंग कुछ और हुआ करती थी। इस वजह से कोई भी टर्म अगर यूज किया जा रहा है हिस्टोरियंस के द्वारा तो बहुत सावधानी के साथ उसको यूज किया जाता है। अगले पे आते हैं, which of the following was not a major source of historical information in the period between 700 to 1750। अब देखिए आपको बताना है कि अब जो भी हम लोग को हिस्ट्री पता चलती है, पुरानी हिस्ट्री कैसे पता चलती है, या तो कोई किताब मिली हो, या तो कोई कॉइन मिले हो, या तो कोई इंस्क्रिप्शन मिले हो, तो उससे ही तो पता चलती है। ठीक है, अब 700 से 1750 की बात यहाँ पर करी गई है, इतने साल पुरानी बात करी जा रही है। तो क्या चीज नहीं मिलती है, मतलब क्या चीज यहाँ पर आप देखेंगे तो क्या चीज नहीं मिलती है जिससे हमको हिस्ट्री के बारे में पता चले। तो कॉइन्स तो मिले हैं, इंस्क्रिप्शन भी मिले हैं, टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स भी मिले हैं। ठीक है, क्या नहीं मिलता, तो फोटोग्राफ्स नहीं मिलती है। फोटोग्राफ्स तो अभी की टेक्नोलॉजी है, वो कहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, अगले पे आते हैं, 12वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ऑन व्हाट डिड हिस्टोरियंस यूज टू राइट होली टेक्स्ट। अब देखिए जो हिस्टोरियंस थे वो होली टेक्स्ट जो भी होते थे, होली टेक्स्ट में आप चाहे रामचरितमानस को ले ले, रामायण को ले ले, महाभारत को ले ले, ठीक है, या क्रॉनिकल्स ऑफ रूलर्स, मतलब जो रूलर्स होते थे उनसे भी रिलेटेड कई सारी किताबें लिखी जाती थी, कई सारी चीजें लिखी जाती थी। ठीक है, लेटर्स एंड टीचिंग ऑफ द सेंट्स ड्यूरिंग द मिडिवल पीरियड। किसकी बात हो रही है, मिडिवल पीरियड की। अगर यहीं पे एंशिएंट पीरियड की बात होती तो एंशिएंट पीरियड में क्या किया गया, इंस्क्रिप्शन लिखे गए थे। ठीक है, क्या लिखे गए थे, इंस्क्रिप्शंस लिखे गए थे। और इंस्क्रिप्शंस किस पे लिखे आते थे, या तो स्टोन का बना हुआ होता था उस पे इंस्क्रिप्शंस लिखे जाते थे, या आयरन का या मेटल का होता था उस पे इंस्क्रिप्शंस लिखे आते थे। मतलब बड़ा टफ काम होता था। लेकिन मिडिवल पीरियड में तब तक क्या आ गया था, पेपर आ गया था। तो पेपर में अब चीजें लिखी जाती थी। ठीक है, जैसे आज लिखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। 13 क्वेश्चन क्या कह रहा है, What problem arise from manuscript copying by the hand। अब देखिए कोई भी मैन्युस्क्रिप्ट है, जैसे मान लीजिए किसी ने टीचिंग दी, अब जैसे मान लीजिए जो पहले के बहुत बड़े ऋषि मुनि हुआ करते थे, उस समय तो पेपर था नहीं, तो वो क्या करते थे, अपने जो भी मतलब एक तरीके से जो भी उनकी चीजें रहती थी वो लोगों को बताते थे, अपने फॉलोअर्स को।
और फॉलोअर्स क्या करते थे, उसको सुन के उसको याद करते थे। लेकिन जब पेपर आया तो वही फॉलोअर्स क्या करने लग गए, उनकी टीचिंग्स को लिखने लग गए। अब जब टीचिंग्स को लिखने लग गए तो एक तो फॉलोअर था नहीं, बहुत सारे अलग अलग तरीके के फॉलोअर थे। तो उन्होंने क्या किया, उनकी टीचिंग्स को अपने अपनी तरीके से लिखा। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई जब कॉपिंग बाय हैंड स्टार्ट हुआ। अब जैसे मान लीजिए किसी के उनके फॉलोअर ने कुछ लिखा, तो जो फॉलोअर ने लिखा उसका भी तो कोई फॉलोअर होगा, तो वो भी जब कुछ लिख रहा है तो वो उल्टी सीधी चीजें मतलब उसे ऐड कर रहा है या जोड़ रहा है, घटा रहा है, ऐसी चीजें आप समझ सकते हैं इसको। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसमें सी ऑप्शन जो है, ठीक है, स्क्राइब्स इंट्रोड्यूस स्मॉल चेंजेस दैट एक्यूमुलेटेड ओवर टाइम। तो यही इसका आंसर सही हो जाएगा कि जो लिखने वाले थे वो क्या करते थे, थोड़े बहुत चेंजेस ले आते थे, ठीक है, जो धीरे धीरे करके बहुत ज्यादा बड़े रूप में दिखाई पड़ने लग जाता था। ठीक है, तो यही मेनली इसका आंसर हो जाएगा। 14th क्वेश्चन में कहा गया, हाउ डू हिस्टोरियंस डील विद वेरिएशन इन डिफरेंट मैन्युस्क्रिप्ट वर्जन ऑफ सेम टेक्स्ट। तो देखिए सेम टेक्स्ट है लेकिन उसके अलग अलग वर्जन अलग अलग जगह देखने को मिल रहे हैं। पता चला अगर रामायण नॉर्थ इंडिया की देखी गई तो वो अलग तरीके की है, साउथ इंडिया की देखी गई तो वो अलग तरीके की है, श्रीलंका में अगर मान लीजिए कोई रामायण लिखा है तो वहां पे अलग तरीके की रामायण है। अब ये मत सोचिएगा रामायण मतलब एक ही है, रामायण के मतलब अलग अलग तरीके के अलग अलग लोग लिखने वाले भी हैं रामायण। ठीक है, ये नहीं कि मतलब एक ही रामायण है, नाम तो एक ही है लेकिन उस कहानी को, उस जो भी आप कह सकते हैं उसको, वो जो माइथोलॉजी वाली किताब है उसको अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से परिभाषित किया है। ठीक है, तो वही पूछा गया यहाँ पर कि वेरिएशन जो है उसको हिस्टोरियंस किस तरीके से डील करते हैं। तो पहला, इग्नोर द डिफरेंसेस, इग्नोर तो कर ही नहीं सकते। अब अगर कोई कुछ लिख रहा है तो कुछ सोच समझ के तो लिख रहा होगा, तो इग्नोर तो नहीं कर सकते। दे यूज ओनली दी अर्लीस्ट वर्जन अवेलेबल, जरूरी नहीं है। अब जो जिसने सबसे नवीनतम जिसने लिखी है, जिसने मान लीजिए आज ही रामायण लिखी तो जरूरी नहीं वो सही चीज लिखे, हो सकता है जिसने सबसे पहली बार लिखी हो सकता है उसने सही लिखी हो। दे रीड डिफरेंट मैन्युस्क्रिप्ट्स वर्जन टू गेस द ओरिजिनल टेक्स्ट, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहाँ पर एक करते क्या है कि ये अलग अलग मैन्युस्क्रिप्ट्स को पढ़ते हैं, अलग अलग मैन्युस्क्रिप्ट्स के वर्जन को पढ़ते हैं और फिर वहां से ओरिजिनल टेक्स्ट असलियत में क्या था उसको वहां से निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। 15th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, व्हाट वाज वन रीजन दैट द 14th century chronicles रिवाइज्ड वर्जन ऑफ हिज क्रॉनिकल वाज अननोन टू हिस्टोरियंस फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, तो देखिए मेनली जो लेखक हुआ करते थे मिडिवियल इंडिया या पहले की हिस्ट्री की बात अगर करी जाए तो उनके जो मतलब उनके जो लेख होते थे, जो वर्जन्स होते थे, उसको एक तरीके से हिस्टोरियन जो है बहुत सालों बाद इसको समझ पाए हैं। ऐसा क्यों है, मतलब उनको बहुत सालों बाद वो सारी चीजें मिलती हैं, ऐसा इसलिए है, इट रिमेन्ड लॉस्ट इन द लार्ज लाइब्रेरी कलेक्शंस, क्योंकि जो उन लोग लिख के गए थे वो किसी लार्ज लाइब्रेरी में जाके बंद हो गई, वो मिली ही नहीं, तो इसी वजह से ऐसा हुआ है। ठीक है, अगले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। Which new technologies made their appearance between 700 and 1750 in Indian subcontinent? अब देखिए 700 से 1750 के बीच में आपसे पूछा गया है कौन सी ऐसी नई टेक्नोलॉजी इंडियन सबकॉन्टिनेंट में आ गई थी, ये चीज यहाँ पर मेनली पूछी आ रही है। तो मेनली क्या आ गया था कि पर्शियन व्हील आ गया था इरिगेशन के लिए, और स्पिनिंग व्हील आ गया था किसके लिए, कपड़े बुनने के लिए, मतलब वीविंग के लिए। अगले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17th क्वेश्चन क्या कह रहा है, द राजपूत हु बिकेम इंपॉर्टेंट इन पीरियड बिटवीन 8th एंड 14th सेंचुरी। आपको पता होगा 8th सेंचुरी से लेके 14th सेंचुरी तक बहुत ज्यादा एक तरीके से जो रूल किया है, ठीक है, भारत पे, वो किसने किया, राजपूतों ने किया। अब जो राजपूत थे वो किस कास्ट का स्टेटस एक तरीके से क्लेम करते थे, तो ये क्षत्रिय कास्ट का स्टेटस क्लेम करते थे। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया, व्हाट क्वालिटीज वर एट्रीब्यूटेड टू राजपूत बाय देयर पोएट्स एंड बार्ड्स। मतलब एक तरीके से जो राजपूत, जो भी राजपूत के राजा हुआ करते थे, उनके जो भी पोएट थे वो कौन सी क्वालिटी बताते थे कि राजपूतों के अंदर कौन सी क्वालिटी है। तो इनके अंदर एक्सट्रीम वेलर हुआ करता था, ग्रेट सेंस ऑफ लॉयल्टी हुआ करती थी। ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा बहादुर तो थे ही थे और लॉयल भी बहुत ज्यादा थे। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का। 19th क्वेश्चन देखते हैं, विच ग्रुप बिसाइड्स राजपूत यूज द अपॉर्चुनिटीज ऑफ द पीरियड टू बिकम पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट। तो आपको बताना है राजपूत के अलावा कौन से ऐसे ग्रुप थे या कौन से ऐसे कह सकते हैं कास्ट थी जो पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट बनने के लिए उन लोग ने भी बहुत सारी एक तरीके से उनको भी अपॉर्चुनिटी मिलती है, ठीक है, और उसका वो फायदा भी उठाते हैं। तो ये मेनली दो में आप देखेंगे, मराठास में ये चीज थी और सिख में भी थी। मराठास एम्पायर इसीलिए बना और सिख एम्पायर भी इसीलिए
बनता है, वहां पे राजपूतों ने रूल नहीं किया है। अगले पे आते हैं 20th क्वेश्चन में क्या कहा गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ग्रेजुअल क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड द एक्सटेंशन ऑफ एग्रीकल्चर। मतलब आपको बताना है जब ग्रेजुअल क्लियरिंग करी जा रही थी फॉरेस्ट की, या जो एक्सटेंशन जो एग्रीकल्चर का था उसको जब एक तरीके से बढ़ाया जा रहा था, तो इससे कॉन्सिक्वेंस क्या देखने को मिलता है। तो यहाँ पर मेनली पहला ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन जो है वही सही है कि जो फॉरेस्ट के ड्वेलर्स थे, मतलब जो फॉरेस्ट जंगल में रहने वाले लोग थे, वो क्या होने लग गए थे, माइग्रेट करने लग गए थे, और फिर जाके वो क्या बन गए, किसान बन गए। ठीक है, जो लैंडलॉर्ड्स थे उनके खेतों में काम करने लग गए, क्योंकि उनके जंगल तो काट दिए गए। उसी जंगल से वो क्या करते थे, कोई छोटी मोटी खाने की चीज ले आते थे, लकड़ी मेनली जलाने के लिए ले आते थे, खाना वाना बना लेते थे, उनको वहाँ उनको पशु पक्षी मिल जाते थे, जिसको भून उनके खा भी लेते थे। अब जब जंगल ही काट दिए गए तो ये सब चीजें खत्म हो गई, तो करेंगे क्या, खाना कहाँ से खाएंगे जब कुछ है ही नहीं। तो वो धीरे धीरे करके वहां से माइग्रेट कर गए, और माइग्रेट करके कहाँ पहुंचे, लैंडलॉर्ड्स के खेतों में पहुंचे। वहां इन लोग ने मजदूरी का काम किया और अच्छे से उनका एक्सप्लॉयटेशन लैंडलॉर्ड्स ने किया। ठीक है, अगले पे देखिए क्या कहा गया, क्वेश्चन नंबर 21 है, व्हाट डिड न्यू पीजेंट ग्रुप डू एज दे बिकम पार्ट ऑफ लार्जर कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज। अब देखिए जो नए पीजेंट ग्रुप्स थे वो क्या करते थे, जब वो कॉम्प्लेक्स सोसाइटी मतलब एक तरीके से शहरों की तरफ भागे, या जब वो उनका जब माइग्रेशन स्टार्ट हुआ, तो जब वो नई जगह जब पहुंचे तो उन लोग ने क्या करना स्टार्ट किया। ठीक है, तो मतलब एक तरीके से कॉम्प्लेक्स सोसाइटी में पहुंचते हैं तो जो भी वो काम करते थे तो उस पर उनको टैक्सेस देने पड़ते थे। ठीक है, जो भी वो काम करते थे, और ऑफर गुड एंड सर्विसेज टू दी लैंडलॉर्ड, लोकल लॉर्ड्स या लैंडलॉर्ड्स कह सकते हैं, कि जहां पे वो काम कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ वहां से मिल रहा होगा ना उनको, तो उस पर उनको टैक्स, मतलब वो कमा भी इतना कम रहा है और ऊपर से वो टैक्स भी दे रहा है। ठीक है, और साथ ही साथ एक तरीके से बधुआ मजदूरी भी कर रहा है लैंडलॉर्ड के यहाँ। ठीक है, मतलब फ्री में भी काम करना पड़ता है, बहुत सारी चीजें थी। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखिए क्लास डिवीजन धीरे धीरे करके स्टार्ट हो गया है। ठीक है, हाउ डू सोसाइटी बिकम मोर डिफरेंशिएटेड ड्यूरिंग दिस पीरियड। अब आप देख सकते हैं पेड़ काटे गए, जंगल काटे गए, तो क्या हुआ, माइग्रेट करने लग गए लोग। अब जब माइग्रेट करके बड़ी पॉपुलेशन किसी जगह पे पहुंची तो मजदूर बन गई। ठीक है, तो मतलब एक तरीके से क्लास डिवीजन हुआ ना, एक बड़े क्लास का हो गया। अब जो लैंड लॉर्ड है वो काम थोड़ी ना करेंगे। ठीक है, या जो बड़ी जात के लोग वो काम थोड़ी ना करेंगे। अब क्या है कि जो छोटी जात के लोग हैं, जो ट्राइबल्स हैं, उनसे काम कराया जाएगा। तो यहाँ से जाति प्रथा एक तरीके से एग्जिस्टेंस में और तेजी से आ जाएगी। ठीक है, तो वही यहाँ पर मेनली आपसे पूछा गया है कि कौन सी ऐसी चीज है। तो पीपल वर ग्रुप्ड इन जातिज। अब देखिए यहाँ से जाति व्यवस्था जो है वो स्टार्ट हो गई, या सबकास्ट जो है वो स्टार्ट हो गई, बेस्ड ऑन देयर ऑक्यूपेशन एंड बैकग्राउंड। अब देखिए यहाँ पर भी बर्थ के हिसाब से नहीं है, उनके बैकग्राउंड और ऑक्यूपेशन के हिसाब से है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही है कि उनका बैकग्राउंड क्या है, ठीक है, उनका ऑक्यूपेशन क्या है, उस हिसाब से क्या किया गया, जातियों में डिवीजन कर दिया गया। अगले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या कह रहा है, हाउ व्हाट रोल डिड जाति पंचायत प्ले इन सोशल स्ट्रक्चर ऑफ दैट टाइम। अब उस समय अगर आप देखेंगे जाति पंचायत होती थी, वो करती क्या थी, वो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती थी। ठीक है, फ्रेम बाय देयर मेंबर, मतलब जो वो रूल एंड रेगुलेशन बनाती थी उसको इन्फोर्स करने का काम होता था जाति पंचायत का। बनाती भी यही थी, और साथ ही साथ रेगुलेशन और देखरेख का भी काम इन्हीं जाति पंचायत का ही होता था। ठीक है, अगले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया, हाउ वर जातीज रिक्वायर्ड टू इंटरेक्ट विद द रूल्स ऑफ देयर विलेजेस। अब जाति जो भी होते थे, मतलब जाति बिरादरी के जो भी लोग होते थे, उनको किस तरीके से इंटरेक्ट करना होता था, जो भी रूल बनाए गए थे उनको फॉलो करना होता था या क्या करना होता था, उसके बारे में पूछा गया है। तो सिंपल सा है, दे हैड टू फॉलो द रूल्स ऑफ देयर विलेजेस एज वेल एज देयर ओन। ठीक है, मतलब अपने जो भी जिस विलेज में वो रह रहे हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड जो भी लॉज बनाए गए हैं, या उनकी जाति से रिलेटेड जो भी लॉ बनाए गए थे, उनको क्या करना होता था, फॉलो करना होता था। 25 क्या कह रहा है, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ रूलर्स मेकिंग एग्जैगरेटेड क्लेम्स ऑफ द कॉन्क्वेस्ट। अब देखिए अगर आप देखेंगे जो भी रूलर्स हैं, ठीक है, और जो रूलर्स के पोएट्स होते हैं, तो पोएट्स ने कई बार बहुत बढ़ा चढ़ा के अपने रूलर्स के बारे में बताया है। तो वही चीज यहाँ पर पूछी गई, ऐसा क्यों है। ठीक है, तो मेनली इसीलिए है क्योंकि पोएट अगर जब तक बड़ाई नहीं करेंगे तो उनका नाम कैसे होगा, रूलर उनको चाहेगा नहीं। या ये भी कह सकते हैं, बूस्ट देयर ओन प्रेस्टेज एंड लेजिटिमेसी। ठीक है, कि मतलब जो भी आगे हिस्ट्री पढ़ेगा तो उनको लगेगा कि हाँ ये राजा कितने ज्यादा महान थे। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 26 क्या कह रहा है, विच लैंग्वेज डिड आमिर खुसरो मेंशन एज बीइंग स्पोकन इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया। अब अलग अलग रीजन्स में पूछा गया है जो लैंग्वेज बोली जाती थी, ठीक है, उसके बारे में आमिर खुसरो ने कौन कौन सी लैंग्वेज के बारे में बताया है, ये यहाँ पर आपसे पूछा गया है।
तो इसमें देखेंगे बहुत सारी लैंग्वेजेस है, सिंधी है, लाहौरी है, कश्मीरी है, द्वार समुद्री है, तेलंगानी है, गुजराती कह सकते हैं, ठीक है, गौरी है, अवधी है, हिंदावी है। तो ये सारी लैंग्वेजेस हैं, तो बी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू आमिर खुसरो विच लैंग्वेज डिड नॉट बिलोंग टू एनी स्पेसिफिक रीजन एंड वॉज नोन ओनली बाय द ब्राह्मण्स। अब देखिए ओनली बाय द ब्राह्मण्स, केवल ब्राह्मणों को इसके बारे में पता होता था। ऐसी कौन सी लैंग्वेज? तो एक ही लैंग्वेज हो सकती है जिसका नाम क्या है? संस्कृत है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। विच एम्पायर्स वर एबल टू बिल्ड अ पैन रीजनल एम्पायर। अब देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया कौन सा ऐसा एम्पायर था जो पूरे भारत में एक तरीके से फैल गया था, ठीक है, ये मेनली आपसे यहाँ पर पूछा गया। ऐसे कौन से एम्पायर रहे हैं? तो ऐसे चोल भी रहे हैं, ठीक है, खलजी भी रहे हैं, मतलब एक तरीके रीजनल, पूरे भारत में तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन एक बड़ी भारत के एक बड़े एरिया में पूरे रीजनल पूरा इन लोग ने कॉन्क्वेस्ट कर लिया था। तुगलक भी थे और मुगल भी थे, ठीक है। तो इसमें ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। 29 क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 29 में कहा गया व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर इन द 18th सेंचुरी। अब देखिए मुगल एम्पायर आपको पता है कि जो औरंगजेब था, औरंगजेब के बाद में मुगल एम्पायर जो है डिक्लाइन करने लग गया। क्यों? क्योंकि जो लेटर मुगल्स थे वो वीक थे, ठीक है, लेटर मुगल्स क्या थे? वीक थे, इस वजह से ऐसा हुआ, ठीक है। तो इम्पैक्ट क्या था? वन इम्पैक्ट ऑफ डिक्लाइन। अब देखिए जब मुगल एम्पायर डिक्लाइन हो रहा था तो क्या थे? कुछ इंडिपेंडेंट स्टेट्स अपने आप को इंडिपेंडेंट मतलब कुछ स्टेट अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दे रहे थे, जैसे अवध हो गया, हैदराबाद हो गया, बंगाल हो गया। तो इन लोग ने अपने आप को क्या कर लिया? अलग इंडिपेंडेंट स्टेट्स घोषित कर दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो बी ऑप्शन इसमें सही रहेगा सबसे, कि द इमरजेंस ऑफ रीजनल स्टेट्स, ठीक है। एग्जाम्पल हमने आपको बता ही दिया। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। हाउ डिड द रीजन्स ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट चेंज ड्यूरिंग द पीरियड बिटवीन 700 एंड 1750। तो किस तरीके से जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट है उसके रीजन्स में चेंज आया है 700 से 1750 के बीच में, ये आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो देखिए 700 से 1750 मेनली अगर आप देखेंगे हुआ क्या है यहाँ पर, तो यहाँ पर एक तरीके से देखा है तो इन्वेजन्स हुए हैं, चाहे टर्किश इन्वेजन हो, अफगान इन्वेजन हो, ठीक है, पर्शियन इन्वेजन हो, तो भारत में इन्वेजन होता गया। तो इस वजह से क्या हुआ कि उनके जो कल्चर थे वो भारत में आके मिक्स होते गए। तो वही चीज़ यहाँ पर आपको बतानी थी। तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन हो बिल्कुल सही होगा। दे फेल्ट द इम्पैक्ट ऑफ लार्जर पैन रीजनल फोर्सेस, ठीक है। तो जो बड़ी बड़ी जो पैन रीजनल फोर्सेस बाहर से आने लग गई उनका भी यहाँ पर असर दिखाई पड़ने लगा, ठीक है। लेकिन लोगों ने क्या किया? अपनी जो भी एक तरीके से कल्चर था उसको भी मेंटेन रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है? वाई इज, यहाँ पर थोड़ा सा ग्रामेटिकल एरर हो गया, इसको थोड़ा सही कर देते हैं, ठीक है। वाई वॉज इट इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा वाई वॉज इट इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड रीजन्स मेंशन्ड बाय हिस्टोरिकल फिगर्स लाइक आमिर खुसरो। तो क्यों अलग अलग लैंग्वेजेस या रीजन्स को समझने की जरूरत है जो आमिर खुसरो ने मेंशन करी है, ये मेनली आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो इसमें देखा है तो बी ऑप्शन इसका सही है, टू अंडरस्टैंड द डाइवर्सिटी एंड हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, ठीक है। किस तरीके से हमारी डाइवर्सिटी है, किस तरीके से हमारा हिस्टोरिकल डेवलपमेंट हुआ है, उसके बारे में जानने के लिए ये चीज इंपॉर्टेंट है। अगले पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है? वाई डू हिस्टोरियंस रिगार्ड द क्लेम ऑफ कॉन्क्वेस्ट मेड बाय रूलर्स विद कॉशन। अब देखिए जो भी क्लेम किया है रूलर्स ने उसको बहुत गंभीरता से देखते हैं हिस्टोरियंस, ये नहीं कि किसी ने कुछ कह दिया तो उसको मान लिया गया। ऐसा क्यों है भी हमने आपको इसके बारे में हालांकि बता भी दिया था। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसलिए है क्योंकि उनके जो भी राइटर्स थे, जो भी उनके पोएट्स थे, वो क्या करते थे? उस चीज को एग्जैगरेट करके बताते थे। मारा कौआ बता देंगे, शेर को मार दिया, तो ऐसी चीजें यहाँ पर मेनली आपको समझने की जरूरत है। तो दे ऑफन एग्जैगरेटेड एंड मेंट टू इनहेंस द रूलर्स प्रेस्टेज, ठीक है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है विच लैंग्वेज मेंशन्ड बाय आमिर खुसरो इज नोन टुडे एज तेलुगु। अब देखिए आमिर खुसरो ने एक लैंग्वेज को डिस्कस किया है, ठीक है, मेंशन किया है अपने बहुत सारे कह सकते हैं स्क्रिप्ट्स में। आपको बताना है उस लैंग्वेज का क्या नाम है और उसको अब क्या कहते हैं? तेलुगु कहते हैं। तो उसका नाम है तेलंगानी लैंग्वेज, ठीक है। अगले पे आते हैं। 34th क्वेश्चन कह रहा है व्हाट डज द स्टडी ऑफ 1000 ईयर्स बिटवीन 700 एंड 1750 रिवील अबाउट द कैरेक्टर ऑफ डिफरेंट रीजन्स इन दी सबकॉन्टिनेंट। तो देखिए अगर आप 700 1750 तक की बात करें तो अलग अलग रीजन्स में, भारत के अलग अलग रीजन्स में आप क्या देखते हैं, क्या चीज आपको स्टडी करने को वहां पर मिलती है, ये चीज यहाँ पर पूछी गई है।
तो मेनली आपसे 700 से 1750 तक पूछा गया, तो यहाँ पर देखेंगे तो इस्लामिक इन्वेजन हुआ है, दिल्ली सल्तनत आई है, मुगल एम्पायर बना है, तो इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, इनके जो कल्चर हैं वो यहाँ पर मिक्सअप होते हुए दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। तो दे डेवलप डिस्टिंक्ट आइडेंटिटीज इन्फ्लुएंस्ड बाय पैन रीजनल फोर्सेस। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो बी ऑप्शन सही है कि यहाँ पर एक तरीके से गंगा जमुनी तहजीब जो है वो अब दिखाई पड़ती है कि उनकी तो आइडेंटिटीज है ही है जो पहले से रह रहे हैं, लेकिन उसमें एक और नई आइडेंटिटी आके जुड़ गई है और दोनों के दोनों लोग साथ में आराम से रह रहे हैं। तो वो सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं। What was a major development in Hinduism during the period 700 to 1750? तो क्या डेवलपमेंट देखने को मिलता है इस पीरियड में, जिस पीरियड में मेनली इन्वेजन्स होते हैं, ये मेनली आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो वर्शिप ऑफ न्यू डिटीज स्टार्ट हो जाता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स स्टार्ट हो जाता है, जो भी राजा वाजा हुआ करते थे वो लोग क्या बनाने लग गए, डिटीज, अलग अलग डिटीज के वर्शिप स्टार्ट करते हैं, टेम्पल्स का कंस्ट्रक्शन, क्योंकि इसमें अगर आप देखेंगे तो राजपूत का भी रूल रहा है, तो वहां पर मेनली ये सब चीजें देखने को मिली हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 देखिए क्या कह रहा है। व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ भक्ति दैट इमर्ज ड्यूरिंग दिस पीरियड? अब भक्ति का जो कंसेप्ट है वो क्या है, ठीक है। इस पीरियड में अगर आप देखेंगे 700 से लेके 1750 1850 तक अगर आप देखेंगे तो वहाँ भक्ति मूवमेंट भी आती है, ठीक है। तो ये है क्या, तो इसका कंसेप्ट ये है, अ लविंग पर्सनल डीटी दैट डिवोटीज कुड रीच विदाउट द एड ऑफ प्रीस्ट एंड इलेबोरेट रिचुअल्स। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि अभी तक क्या था, जो ब्राह्मण थे, ठीक है, ब्राह्मण किस चीज को मानते थे, संस्कृत लैंग्वेज में वो अपने पाठ वाठ करके चले आते थे, लोग कुछ समझ ही नहीं पाते थे। भक्ति मूवमेंट में कुछ इस तरीके के ये कह सकते हैं सेंट्स आए, जिन्होंने बहुत आसान लैंग्वेज में भगवान तक पहुंचने का रास्ता बता दिया, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पर है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन इसलिए सही हो जाएगा। जैसे आपने मीराबाई के बारे में सुना होगा, ठीक है, कबीर के बारे में सुना। भक्ति भी दो तरीके की थी, एक सगुण भक्ति थी, एक निर्गुण भक्ति थी, ठीक है। सगुण में क्या था, सगुण मेन चीज अगर आप मीराबाई की बात करी जाए तो वो सगुण भक्ति का एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि वो पर्सनल किससे लगाव रखती थी, कृष्ण जी से, ठीक है, इनके बारे में पूजा करती थी, इनमें वो हमेशा लीन रहती थी। लेकिन अगर कबीर की बात करी जाए तो कबीर क्या है, निर्गुण भक्ति में आते हैं, ठीक है। निर्गुण में क्यों आते हैं? क्योंकि किसी भगवान की बात नहीं करते, ठीक है, किसकी बात करते हैं, विचारों की बात करते हैं, ठीक है। तो ये निर्गुण भक्ति में आ जाएगा, मतलब विचार में भी आप क्या है कि आत्मा का परमात्मा से मिलन हो सकता है, इस तरीके की बात कबीर करते हैं, ठीक है। 37th क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट वाज वन ऑफ द मेजर रीजन फॉर द इमर्जेंस ऑफ न्यू रिलीजन इन दी सबकॉन्टिनेंट मिडिवल पीरियड? तो आपको बताना बहुत सिंपल सा, देखिए क्वेश्चन है कि मिडिवल पीरियड की बात अगर करी जाए, ठीक है, मिडिवल पीरियड में आपको पता है कि एक अलग रिलीजन आके यहाँ पर डेवलप होता है, ठीक है। उसके पीछे मेन रीजन क्या है यहाँ पर ये पूछा गया है, तो अराइवल। अब देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो दो रिलीजन की बात है, ठीक है, एक मुस्लिम रिलीजन है जो आया, और उसके बाद क्या है, क्रिश्चियनिटी भी आती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इस्लाम के बारे में कुछ बताया नहीं गया है, यहाँ पर मेनली क्रिश्चियनिटी के बारे में बताया गया है, और अच्छा इस्लाम भी यहाँ पर जोड़ दिया। चलिए दोनों को ही देख लेते हैं। अराइवल ऑफ मर्चेंट्स एंड माइग्रेंट्स ब्रिंगिंग इस्लाम टू इंडिया इन 7th सेंचुरी, ये ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। और साथ ही साथ अगर आप देखेंगे मिडिवल पीरियड में, जो लेटर मिडिवल पीरियड है, उसमें भारत में क्या आ गई, क्रिश्चियनिटी भी तो आ गई थी, ठीक है। तो इसको भी आप थोड़ा सा याद रखिएगा कि भारत में क्रिश्चियनिटी कौन लेके आए, अंग्रेज लेके आए, ठीक है, पुर्तगाली लेके आए। लेकिन जो इन्वेजन हुआ, ठीक है, जो 712 में मेनली मोहम्मद बिन कासिम आया, उसके बाद धीरे धीरे करके तुर्क आने लग गए, अफगानी आने लग गए, तो धीरे धीरे करके इस्लाम भारत में बढ़ने लग गया। अगले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 38 है, ठीक है। हाउ डिड ब्रिटिश हिस्टोरियंस इन 19th सेंचुरी डिवाइड हिस्ट्री ऑफ इंडिया? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने भारत को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। क्या? पहला इन्होंने कहा हिंदू, दूसरा कहा मुस्लिम, और तीसरा कहा ब्रिटिश, ठीक है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हिस्टोरियंस व्यू ऑन टाइम इज करेक्ट? तो आपको बताना है कौन सा यहाँ पर हिस्टोरियन का व्यू जो है वो करेक्ट है टाइम से रिलेटेड, ठीक है। हिस्टोरियन क्या कह रहे हैं टाइम के बारे में, वो चीज यहाँ पर आपको बतानी है, ठीक है। हिस्टोरियंस जो है वो टाइम को किस तरीके से देख रहे हैं, इन टर्म्स ऑफ परसिस्टेंस एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आइडियाज एंड बिलीफ, ठीक है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। अगले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है। विच रिलीजन
और विच रिलीजियस ट्रेडिशन बिलीव्स इन सॉवरेनिटी ऑफ वन गॉड। तो एक भगवान पे कौन विश्वास करता है, जिनका नाम अल्लाह है। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात है, इसका आंसर हो जाएगा इस्लाम। ठीक है, बुद्धिज्म बुद्ध को मानते हैं, हिंदुइज्म में बहुत सारे गॉड हैं। ठीक है, क्रिश्चियनिटी में जीसस है। अगले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 में देखिए क्या कहा गया, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ स्टडी ऑफ टाइम बाय डिवाइडिंग द पास्ट इनटू लार्ज सेगमेंट्स और पीरियड्स। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या बताना है, तो देखिए हिस्ट्री अगर देखी जाए, हमारी हिस्ट्री बहुत बड़ी है। ठीक है, मेनली हड़प्पा काल से देखा जाए तो हम लोग की हिस्ट्री स्टार्ट होती है। हालांकि हिस्ट्री तो और पुरानी है, लेकिन हम लोग कहाँ से स्टार्ट करते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं, हड़प्पा काल से स्टार्ट करते हैं, और वो कहाँ तक जाती है, मेनली गुप्ता या पोस्ट गुप्ता तक जाती है। फिर पोस्ट गुप्ता के बाद आप देखेंगे तो हम लोग की मिडिवल हिस्ट्री एक तरीके से, पोस्ट गुप्ता के बाद भी अगर आप देखेंगे तो चलती रहती है एंशिएंट, और कहीं ना कहीं जाके जो दिल्ली सल्तनत है वहां से हमारी क्या स्टार्ट होती है, मिडिवल हिस्ट्री स्टार्ट होती है। और कहाँ तक चलती है, लेटर मुगल्स तक चलती है। फिर लेटर मुगल से स्टार्ट होती है, और वो ब्रिटिश के 1947 में जब हम लोग को आज़ादी मिलती है ब्रिटिश से, तब तक होती है। तो हम लोगों ने क्या कर दिया, अपनी हिस्ट्री को अलग अलग टाइम पीरियड में डिवाइड कर दिया। अब ऐसा क्यों किया, ऐसा इसलिए किया क्योंकि एंशिएंट हिस्ट्री में कोई चीज जो हुई है वो कुछ एक ही तरीके की होगी, उसको समझने के लिए। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो चीजें हो रही थी, लड़ाइयाँ हो रही थी, वो किस चीज के लिए हो रही थी, वो भी एक ही जैसी है। फिर यहाँ पर मॉडर्न हिस्ट्री में भी अगर आप देखेंगे तो जो भी चीजें हो रही हैं वो किस चीज के लिए हो रही है, मेनली इंडिपेंडेंस के लिए हो रही है। तो कहीं ना कहीं सिमिलैरिटी है ना, तो इसीलिए हम लोग ने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया कि आसानी से हम उसको समझ सकें। तो देखिए वही कहा गया बी ऑप्शन में, इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट हिस्टोरिकल मूवमेंट्स। 42nd क्या कह रहा है, व्हाट इम्पैक्ट डिड डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर हैव ऑन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट इन 18th सेंचुरी। अब जब मुगल एम्पायर डिक्लाइन हुई, 18th सेंचुरी की बात अगर करी जाए, औरंगजेब की मेनली डेथ के बाद मुगल एम्पायर धीरे धीरे करके डिक्लाइन होने लग गई थी। उससे हुआ क्या, ये मेनली आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो अभी बताया भी था हमने, रिलीजियस जो बहुत सारे स्टेट्स थे उन्होंने अपने आप को क्या कर दिया था, इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया था। 3 एग्जाम्पल याद रखिएगा, मान लीजिए पूछा जाए, अवध ने किया था, बंगाल ने किया था, और किसने किया था, इसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। अगले पे आते हैं, 43rd क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज द प्रॉब्लमेटिक, व्हाई इट इज प्रॉब्लमेटिक टू डिस्क्राइब द 1000 years बिटवीन 1750 एज वन हिस्टोरिकल यूनिट। अब देखिए 700 से 1750 तक जो भी हमारी हिस्ट्री रही है उसको हम लोग एक सिंगल फॉर्म के रूप में क्यों नहीं डिस्कस कर सकते हैं, क्यों नहीं बता सकते हैं, ये मेनली आपको यहाँ पर बताना है। क्यों, इसलिए क्योंकि 700 में अगर आप देखेंगे तो 700 से, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 1200 तक अगर आप देखेंगे जो भी एक तरीके से रूल रहा है वो किसका रहा है, राजपूतों का रहा है या कुछ अलग अलग डायनेस्टीज का रहा है। 1200 के बाद जो आती है दिल्ली सल्तनत आती है, फिर मुगल एम्पायर आती है। तो आप चेंजेस देख पा रहे हैं यहाँ पर, तो अलग अलग तरीके के चेंजेस हुए हैं। ठीक है, बहुत सारे डेवलपमेंट हुए हैं, इस वजह से हम इसको एक हिस्टोरिकल यूनिट के बारे में नहीं मतलब एक प्रॉब्लम होगी अगर एक ही हिस्टोरिकल यूनिट इसको समझ लेंगे। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, बिकॉज द पीरियड विटनेस्ड कंसिडरेबल चेंजेस एंड कंट्रास्टिंग डेवलपमेंट्स। अगले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 देखिए क्या कर रहा है, आज का आखिरी सवाल है ये, What should readers look for when studying history। ठीक है, फॉर हटा देते हैं यहाँ पर। जब भी कोई रीडर हिस्ट्री पढ़ रहा है तो उसको क्या चीज समझनी चाहिए, क्या चीज देखनी चाहिए, ये यहाँ पर आपको बताना है। ठीक है, बी ऑप्शन में सही आंसर दिया है, साइंस ऑफ चेंज एंड हिस्टोरिकल प्रोसेसेस एट वर्क एंड कंपेयर पास्ट इवेंट्स विद दी प्रेजेंट। ठीक है, तो पहली चीज जो भी चेंजेस हुए उसको देखना चाहिए, और हिस्ट्री में जो चीज हुई है, जो गलतियां हिस्ट्री में हुई हैं वो हमारे प्रेजेंट में मतलब दोबारा लागू ना हो, दोबारा उसको हम अप्लाई ना करें, उन गलतियों से सीखें। मेनली ये चीज होती है हिस्ट्री पढ़ने के पीछे रीजन, वही चीजें यहाँ पर बताई गई, तो इसलिए बी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग ने अप्रोक्सीमेटली 44 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, और ये जो क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किए गए हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा और भी कई सारे एमसीक्यूज हैं जो पहले से ही प्लेलिस्ट में लगा दिए गए हैं, उसको आप जाके देख सकते हो, अपना रिविजन अच्छे से कर सकते हो। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।